गुड मॉर्निंग सबको। टॉपिक क्या चल रहा था? सर्कुलेशन हो गया था। हार्ट में क्या चल रहा था? ब्लड सर्कुलेशन हो गया था। ओके, थैंक यू। सर्कुलेशन हो गया था ना सबका? ब्लड किधर से किधर फ्लो होता है ये सब बता दिया था। हार्ट से लंग, लंग से हार्ट वगैरह सब। ओके, ठीक। ओके ओके, हाँ ठीक, समझ गया बस। अब उसके नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्ट फिजियोलॉजी। हार्ट फिजियोलॉजी को हम बोलते हैं हृदय की कार्यकी। यानी हमारा हार्ट जो वर्क करता है, हृदय की कार्यकी कैसे होती है। तो कई पॉइंट हैं उसमें पहला है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक आयतन। स्ट्रोक आयतन। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है देखते हैं। नोट्स मिल गया कि नहीं आप लोगों को? कुछ लोग बोल रहे हैं मिल गया, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं मिला। चलिए, जहां पे फ्लैश हो रहा है फिर मैं नीचे लिख दे रहा हूं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? इसको हम स्ट्रोक आयतन भी बोलते हैं। ठीक है, मिल जाएगा, जैसे मैंने भेज दिया है। अब देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। कल नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारा जो हार्ट होता है ये इस पोजीशन में होता है। अगर अलिंद सिकुड़ता है तो नीलय फैलता है, और नीलय सिकुड़ता है तो अलिंद फैलता है।
है ना, ऑरिकिल वेंट्रिकल ऑरिकिल वेंट्रिकल यूं चलता रहता है। तो अब जो हमारा हृदय धड़कता है, हार्ट जो धड़कता है, तो हृदय की एक धड़कन में जो हमारा हार्ट बीट होता है, उसकी एक बीट में, एक हृदय की धड़कन में कितना ब्लड निकालता है। यानी कि हृदय की प्रत्येक धड़कन में निकाले गए रुधिर की मात्रा, ठीक है, प्रत्येक धड़कन, हर बीट में, हर धड़कन में हमारा जो हृदय होता है कितना ब्लड अपने अंदर से पास कर देता है, बाहर निकाल देता है, उसकी वैल्यू होती है 70 मिलीलीटर। और जनरली आप लोगों को पता है कि हमारा जो होता है हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नॉर्मल हम जानते हैं, बट ये वैल्यू अलग अलग होती है, मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है ना, और बच्चों में अलग होती है, बुजुर्गों में अलग होती है। तो इसके प्रत्येक धड़कन में, यानी हृदय की प्रत्येक धड़कन में कितना ब्लड पास होता है हृदय से, तो उसकी वैल्यू होती है 70 मिलीलीटर, ठीक है। इसी वैल्यू को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। हाँ, सब में सेम होता है रोहन जी, सब में सेम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम सब में सेम होता है, क्योंकि जो हृदय की वर्किंग होती है वो लगभग सब में क्या होती है, समान होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो सेम होती है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हृदय की प्रत्येक धड़कन में निकाले गए रुधिर की मात्रा। अब दूसरा चलते हैं हार्ट रेट, या इसको हम बोलते हैं पल्स रेट, ठीक है। अब ये क्या होता है, 1 मिनट में हृदय की धड़कनों की संख्या, यानी कि प्रति मिनट आपका हृदय कितनी बार धड़कता है। तो प्रति मिनट हृदय के धड़कनों की संख्या, यानी कि 1 मिनट में आपका हृदय कितनी बार धड़कता है, ये अलग अलग होता है। मेल में होता है 72 से 75 बार प्रति मिनट, फीमेल में होता है 74 से 78 बार प्रति मिनट। अगर हम एडल्ट की बात करें, चाइल्ड की बात करें तो 120 बार प्रति मिनट, और अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो ये होता है 60 बार प्रति मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में आपका हृदय कितनी बार धड़कता है, ये बताता है हमारा क्या, हार्ट रेट, या इसको हम बोलते हैं कार्डियक पल्स रेट या फिर हार्ट रेट, ठीक है। हाँ सचिन जी, 72 नॉर्मली बोलते हैं, ये 72 तब होता है जब हम आराम से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, यानी कोई भी बॉडी में एक्टिविटी नहीं हो रही है, तब हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट रेट कितना है, 72। बट ये वैल्यू वेरी करता है 72 टू 75 के बीच में, और जो फीमेल का हार्ट बीट होता है वो मेल से ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो फीमेल का हार्ट बीट होता है वो 74 से 78 बार प्रति मिनट होता है, ठीक है। तो आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि आप ही का हृदय धड़कता है, आपसे ज्यादा उनका धड़कता है ना, प्रति मिनट। जनरली मेल वर्जन कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा ही धड़कता है, आप देख लो ना वैल्यू, ज्यादा इनका धड़कता है 74 से 78 बार, और आप कंफ्यूजन में रहते हो कि हमारा ही धड़कता है।
बच्चों का तो और ज्यादा धड़कता है, 120 बार प्रति मिनट, है ना। ओल्ड एज में 60 टाइम्स प्रति मिनट, है ना। वैसे भी मेल की कोई वैल्यू भी नहीं है, आप देख लो ना, यहाँ पे बेचारे समाये हुए हैं, तुम तो यही तक सीमित हो ना, ये तो फीमेल है। तो मेल का जो हार्ट रेट होता है 72 टू 75 पर मिनट, फीमेल का 74 से 78, बच्चों का 120 और ओल्ड एज में होता है 60 टाइम्स प्रति मिनट, ठीक है। अब जब मैंने आपको हार्ट बताया था तो उसमें बताया था आपको कि जो हमारा हृदय होता है वो ऑटोनॉमस ऑर्गन है, खुद से नियंत्रित होता है, मांसपेशियों का बना हुआ है, मायोजेनिक होता है, यानी कि आपके हृदय पर आपके मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जो हमारा हृदय का धड़कन होता है, ये जो हार्ट रेट होता है या पल्स रेट होता है, ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। बस यही एक एक्टिविटी है जो आपके हार्ट को ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, बाकी कोई भी एक्टिविटी आपके मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती। तो जो हमारी हृदय गति है या हार्ट रेट है, ये ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, एक मिनट थोड़ा मार्कर, इंद्रजीत जी, जो हमारी हार्ट रेट होती है, ये मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ठीक है, इनको बोला जाता है कार्डियक सेंटर। ठीक है, हृदय केंद्र बोलते हैं इनको। तो जो हमारी हृदय की धड़कन होती है, हमारी हृदय की धड़कन हमारे मस्तिष्क के मेड्यूला ऑब्लंगाटा द्वारा नियंत्रित होती है। इस वजह से मेड्यूला ऑब्लंगाटा को हम बोलते हैं कार्डियक सेंटर, और यही एक एक्टिविटी है हमारे हृदय की जो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। बाकी कोई भी एक्टिविटी हमारी मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, हार्ट बीट ही नियंत्रित होती है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। एक है हमारा एड्रेनलिन, दूसरा हमारा है थायरॉक्सिन। ये दोनों क्या हैं, हार्मोन्स। ठीक, ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी जो हृदय गति है जो 72 से 74 बार जो प्रति मिनट है, उसको ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अक्सर देखिए जो थायराइड्स के मरीज होते हैं, तो थायराइड्स के मरीज में भी कार्डियक प्रॉब्लम देखी जाती है, उनको भी समस्याएं इसमें हो जाती है। रिपीट करने का चीज मैं बता रहा हूं, जो हमारा हृदय होता है वो 1 मिनट में 74 से 75 बार धड़कता है। ठीक है, फीमेल में 72 से 75 बार और फीमेल में 74 से 78 बार। तो जो हृदय की धड़कन है ना, हृदय की धड़कन मस्तिष्क के एक छोटे से भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है, और वह मस्तिष्क का भाग है मेड्यूला ऑब्लंगाटा। और सिर्फ हृदय की धड़कन ही, विवेक जी हार्मोन्स पढ़ाऊंगा, नेहा जी थायराइड है, ठीक है, तो थायराइड तो जड़ से खत्म हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी। डॉक्टर क्या करेगा, थायरोनॉर्म दवा चला देगा पोटेंसी के अनुसार, 25 mg 50 mg 75 mg खाली पेट खाना होता है। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट है, ठीक है, कुछ सिंपल ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जो थायराइड को जड़ से खत्म कर देते हैं, फिर दोबारा होने भी नहीं देते। फिर उसकी चर्चा बाद में होगी। तो कार्डियक सेंटर किसको बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा को बोलते हैं। इसी वजह से मेडुला ऑब्लंगाटा को बोला जाता है हृदय केंद्र। ठीक है,
अब दीपिका जी जब मैं हार्मोन्स पढ़ाऊंगा तब पूछेगा, नहीं तो अभी मैं थायराइड में घुसूंगा तो थायराइड में ही रह जाऊंगा, है ना। हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हार्मोन्स आएगा तो मैं वहां पे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब दूसरी हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, थायरॉक्सिन। एड्रिनल ग्लैंड्स अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होती हैं, एड्रेनलिन हार्मोन्स। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या करती हैं, आपके हृदय की गति को नियंत्रित करती है। ठीक है। दूसरी चीज कि आपकी जो हार्ट है ये सामान्य अवस्था में काम करे, तो इसके लिए आपके शरीर में सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, इन तीनों आयन की एक संतुलित मात्रा में होना आवश्यक है। न्यू मार्कर ब्लड, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इनकी एक नियंत्रित मात्रा में होना आवश्यक है। यदि पोटेशियम आयन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है रामेश्वर जी। अगर पोटेशियम आयन की वृद्धि अधिक हो जाती है तो आपके हृदय की धड़कन जो है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है। अगर कैल्शियम आयन की मात्रा में अधिक वृद्धि हो गई तो आपके हृदय की सिकुड़न अधिक होने लगती है, सिकुड़ने लगता है। और इससे ज्यादा अगर कैल्शियम आयन की मात्रा अधिक हो जाती है तो जो हमारा हृदय है ना वो परमानेंटली सिकुड़ जाता है। तो कैल्शियम का एक नॉर्मल वैल्यू में होना आपके हृदय के लिए आवश्यक है, बट अधिक मात्रा में होना आवश्यक नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि कैल्शियम आयन की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि आपका जो हृदय है ना ये परमानेंटली सिकुड़ जाता है। उसको हम बोलते हैं कैल्शियम राइगर। कैल्शियम राइगर, इसको बोलते हैं कैल्शियम मृत्यु। तो इस कंडीशन में आपका हार्ट बीट फेल हो सकता है। ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन का एक नियंत्रित मात्रा में होना आपके शरीर के लिए, सॉरी आपके हृदय के लिए आवश्यक है। और यदि आपके शरीर में ब्लड में अम्लता बढ़ती है, अगर आपके ब्लड में एसिडिक नेचर अगर आपका ब्लड का बढ़ता है तो आपका जो हृदय गति है या हार्ट रेट है ये बढ़ जाता है। ठीक है। और यदि क्षारीयता ज्यादा बढ़ गई तो आपका हार्ट रेट घट जाता है। ठीक है। तो एसिडिटी बढ़ने से क्या होता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, और अगर आपकी ब्लड की क्षारीयता बढ़ गई तो आपका हार्ट रेट क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो खाने में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन का होना जरूरी है, एक बैलेंस डाइट होना जरूरी है। अच्छा, थोड़ा आराम से, ठीक है, आराम से बोल रहा हूं, इसलिए तो बैठ के बोल रहा हूं आराम से। अब चलिए देखते हैं, कार्डियक सेक्टर तो हो गया। अगर अच्छा, एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करती हैं, ये हमारे बॉडी के हार्ट बीट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तीसरी चीज कि शरीर में पर्याप्त मात्रा में सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम आयन की मात्रा का होना आवश्यक, पर्याप्त मात्रा। ठीक है। अगर सोडियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है तो सोडियम आयन की मात्रा बढ़ने से हमारी जो हृदय गति है वो बढ़ जाती है। ठीक है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर क्या जाता है, बढ़ जाता है। पोटेशियम आयन की मात्रा से, अगर पोटेशियम आयन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारा जो हृदय गति है वो कम हो जाता है। ठीक है, सिकुड़ने लगती है। तीसरा, कैल्शियम आयन, अगर कैल्शियम आयन की मात्रा ज्यादा है तो भी हमारा हृदय क्या होता है, संकुचित होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। ठीक है। और इससे ज्यादा और कैल्शियम आयन की मात्रा हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो जरूरत से ज्यादा हो जाने पर क्या होता है कि हमारा जो हृदय है वो जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाता है। और जब जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाता है तो हमारा हृदय कार्य करना बंद कर देता है। तो कैल्शियम आयन की अधिकता से
जब हमारा हृदय कार्य करना बंद कर देता है तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं कैल्शियम राइवल, या इसको हम बोलते हैं कैल्शियम मृत्युज। ठीक है, कैल्शियम मृत्युज या फिर हृदय मृत्युज। इस कंडीशन में क्या होता है दिव्या दीक्षित जी, कैल्शियम एक तत्व होता है, ये होता है सी नहीं होता है, Ca होता है कैल्शियम, है ना, जो मिल्क में मिलता है, आपके फ्रूट्स में मिलता है, हमारी हड्डियों के और मसल्स की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। नहीं, कॉपर नहीं, कैल्शियम। कॉपर दूसरी चीज है, ठीक, उसको बोलते हैं हृदय मृत्यु। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट इसी के स्टेप पे, अगर आपके ब्लड में अम्लता बढ़ती है, यानी एसिडिटी अगर बढ़ती है, तो हमारी हृदय गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे आप खाली पेट चाय पी रहे हो, हाँ बिल्कुल सुरेंद्र जी, कैल्शियम की अगर बहुत अधिक मात्रा हो जाती है तो व्यक्ति की भी डेथ हो जाती है, ब्रेन में होल भी हो सकता है ना। ये मत सोचिएगा कि हम कैल्शियम लेते जाएं, कैल्शियम लेते जाएं तो हमको बेनिफिट ही करेगा ना। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ा होगा कि कोरोना से बचना है तो इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना। अब इतनी भी इम्यूनिटी मत स्ट्रॉन्ग कीजिए कि वो इम्यूनिटी आपकी जान ले लो, है ना। सोनम जी, मैं फैट करने के लिए क्या, फैट करने के लिए गर्म पानी पीजिए, दौड़िए सुबह शाम दोपहर। फैट कम करना और बढ़ाना है तो अपने हाथ में है ना। मोटा होना पतला होना ये आपके हाथ में है ना। जीभ पे कंट्रोल करिए, पतली हो जाएंगी, जीभ पे कंट्रोल नहीं होगा, मोटी हो जाएंगी। कैल्शियम तनीषा जी ये फ्रूट्स में होते हैं, दूध में होते हैं, ठीक है ना। चलिए, हम मोटा पतला होने का लेक्चर किसी और दिन चलेगा, हम इस पे चलते हैं। ओके, अब दूसरी चीज, जब आपका हृदय धड़कता है तो इसकी जो मांसपेशियां होती है ना, इसकी मांसपेशियों में एक विभव उत्पन्न होता है। सुरेंद्र जी, मैं बोला हूं हार्मोन्स चलेगा तो आप पूछिएगा मेड्यूला और एड्रेनलिन में क्या अंतर है। अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ये हार्मोन्स चलेगा तो हम आपको पढ़ाएंगे उसमें। हेल्थ की बात नहीं होगी, अभी हार्ट की बात कर ले, ताकि आप ही तक रहे, किसी दूसरे के पास न पहुंचे, है ना। हाँ चलिए, हो गया, अब आते हैं एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन, ये दोनों अलग अलग हार्मोन्स हैं, ये हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब जो आपका हार्ट है, ठीक है ना, धड़कन पढ़ रहे थे, हृदय की धड़कन, तो जब आपका हृदय धड़कता है तो हृदय की धड़कन के दौरान क्या होता है कि जो हृदय की मांसपेशियां होती है ना, वो फैलती है और सिकुड़ती है। तो फैलने सिकुड़ने के उपरांत क्या होता है कि इनके अंदर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत उत्पन्न होता है, करंट उत्पन्न होता है, और उसी विद्युत परिवर्तन को, ठीक है, यानी हृदय की धड़कन के दौरान जो विद्युत परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी के रिकॉर्ड करने का जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो कार्डियो
ग्राम। ठीक, यानी कि हृदय की धड़कन के दौरान जो विभव उत्पन्न होता है, जो करंट उत्पन्न होता है, उस करंट को मापने का जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है ना, जनरली आप इसको ईसीजी के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ग्राफ लिख के आता है, तो ग्राफ क्या है, उसका रिजल्ट है, लेकिन ग्राम क्या है, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हृदय की धड़कन के दौरान जो करंट डेवलप होता है, जो विभव डेवलप होता है, उस विभव को नापने का यंत्र है आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट क्या चला हमारा, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद हम लोगों ने दूसरा देखा क्या, हार्ट रेट। अब इस हार्ट रेट के बाद तीसरे पे आते हैं जिसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं सीओपी। ठीक है, तो सीओपी क्या होता है। अच्छा, एक सीओपी आप लोगों ने और पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, हाँ, तो वो इन्वायरमेंट में आएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो हाँ, इन्वायरमेंट में दो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आपको पूरे सिलेबस में पढ़नी है सीओपी। एक तो सीओपी आपको यहाँ पढ़नी है और दूसरा हमको पढ़ना है इन्वायरमेंट। ईसीजी क्या होता है राजा जी, कि जब आपका हृदय फैलता है और सिकुड़ता है, तो हृदय के फैलने और सिकुड़ने के दौरान जो हृदय में विभव उत्पन्न होता है, जो हृदय में करंट उत्पन्न होता है, उसी करंट को रिकॉर्ड करने का जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं ईसीजी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईसीजी। और इसका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ में रिजल्ट आता है, लंबी सी आपकी स्ट्रिप आती है, कागज पे खूब ढेर सारा आपको ऊपर नीचे लिखा होगा। कभी आप किसी का ईसीजी लेंगे तो ईसीजी क्या इंडिकेट करता है, ईसीजी यही इंडिकेट करता है, देखिए ऐसे ऐसे ग्राफ बना होगा, बीच में एक लाइन होगा, पॉजिटिव निगेटिव होगा, यानी कितना आपका हृदय फैल रहा है और कितना आपका हृदय सिकुड़ रहा है। ये कौन बताता है, आपका ईसीजी। अब कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि हृदय द्वारा, इसको आप देख नहीं सकते हैं विशाल जी, इसको देखने के लिए थोड़ा सा मेडिकल नॉलेज की जरूरत होती है। आप ही देखना सीख जाएंगे तो बेचारा 5 साल जो डॉक्टर पढ़ा है वो क्या करेगा, है? उसमें कई टर्मिनोलॉजी होती है। अब कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितना रुधिर निकालता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, एक धड़कन में कितना निकला, ये क्या बताता है कि हृदय द्वारा प्रति मिनट निकाले गए रुधिर की मात्रा। ठीक है, यानी कि हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में कितना ब्लड को अपने अंदर से निकालता है। तो इसको निकालने का एक मैथमेटिकल फार्मूला है, सीओपी यानी कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मिलीलीटर और हार्ट रेट क्या है, ये तो वेरी करता है ना, तो हम सबसे सिंपल लेते हैं 72। ठीक है, 72, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5040 मिलीलीटर। तो इससे पता क्या चला,
इससे पता यही चलता है, ये वैल्यू देख रहे हैं 5040 मिलीलीटर, तो अगर ये वैल्यू 72 से 75 के बीच हो तो ये वैल्यू 5000 से 6 लीटर के बीच हो जाएगी, है ना। और हमारे शरीर में ब्लड भी लगभग इतना ही होता है, 5 से 6 लीटर के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हृदय है 1 मिनट में, ठीक है, हाँ पर मिनट प्रति मिनट को पर मिनट ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो हृदय है 1 मिनट में अपने अंदर से सारे ब्लड को क्या कर देता है, निकाल देता है। जितना भी आपके शरीर में ब्लड है वो 1 मिनट में आपके हार्ट से क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। उसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, यानी हृदय द्वारा प्रति मिनट निकाले गए रुधिर की मात्रा। और ये मात्रा कितनी होती है, जितना आपके शरीर में ब्लड, ठीक है। तो पूरा का पूरा ब्लड ये क्या कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक। अब कार्डियक आउटपुट की बात चलते हैं, कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। कार्डियक साइकिल, इसको बोलते हैं हृदय चक्र। और इसका मतलब होता है हृदय की एक धड़कन में लगने वाला समय। हृदय की एक धड़कन में लगने वाला समय, और ये वैल्यू होती है 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो हृदय की एक धड़कन में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। शरीर से कैसे निकलता है ब्लड, काव्या जी मैं समझ नहीं पा रहा, आप पूछना क्या चाह रहे हैं। हृदय जो होता है पंप करता है, और पंप करता है तो ब्लड बाहर निकलता है। पंप करने से वो खींचता भी है, पंप करने से वो बाहर निकलता भी है। ठीक, सिंपल सी। तो ये हुआ हमारा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यानी हृदय की एक धड़कन में कितना समय लगा, 0.8 सेकेंड। ठीक है, हाँ शरीर का पूरा ब्लड हार्ट सोख लेता है। अरे सोख नहीं लेता है, अपने अंदर खींचता है, फिर फेफड़े में भेज देता है। सर्कुलेशन मैंने समझाया था। तो राजा जी, बॉडी में जो जहां से कट लग जाती है, जहां से कट लगेगी वहां से ब्लड बाहर आएगी। ठीक, पैर में कट लगेगा तो पैर से ही तो ब्लड आएगा ना। ठीक है, हाँ सोनम जी, कार्डियक मींस हार्ट, यानी हृदय का जो अध्ययन करते हैं वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो कार्डियक हो चाहे हार्ट हो, बात एक ही। ठीक है, कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है, सिंपल से आप समझ लीजिए, हृदय 1 मिनट में अपने अंदर से कितना ब्लड को बाहर निकाल दे। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं ब्लड प्रेशर पे। रुधिर दाब। और जो ब्लड प्रेशर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक, इसको हम बोलते हैं संकुचन। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है
हॉरर फिल्म देखने पे आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है ना। हॉरर फिल्म भी नहीं, कहीं डर की जो संभावना होती है वहां पे आपके हार्ट बीट इसलिए तेज हो जाती है क्योंकि हमारा जो बताया था ना, हार्ट बीट किससे कंट्रोल होती है, मेडुला ऑब्लंगाटा से और हार्मोन से। तो इनकी एक्टिविटी में सडनली परिवर्तन आता है जिसके कारण हमारे हार्ट बीट में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर टू टाइप्स के, पहला ब्लड प्रेशर है हमारा सिस्टोलिक, इसको हम बोलते हैं संकुचन। तो ये तब जनरेट होती है, ये तब उत्पन्न होती है जब हमारा हृदय सिकुड़ता है। ठीक, दो प्रकार के ब्लड प्रेशर। पहला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर के अंतर्गत क्या होता है कि जब हमारा हृदय सिकुड़ता है, जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो उस समय जो प्रेशर जनरेट होता है उसकी वैल्यू होती है 120 mmHg। ठीक है, ये नापने का यूनिट है। पारा हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पता है आपको पारा क्या होता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, बहुत हल्की होती है। तो जो इंस्ट्रूमेंट नापता है ब्लड प्रेशर, उसमें क्या इस्तेमाल होता है, पारा। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में तो ये भी नहीं होता है। तो जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो उस समय जो प्रेशर जनरेट होता है उसकी वैल्यू होती है 120 mmHg। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। दूसरे को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि इसको बोलते हैं शीतलक, यानी जब ये फैलता है। ठीक है ना। HG मोहम्मद फैजल जी 12 होता है। आप कभी ब्लड प्रेशर की आप मशीन देखते होंगे, उस ब्लड प्रेशर की मशीन में आप ध्यान से देखिएगा तो पारा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। तो पारा को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होती है, लिक्विड होती है, बहुत हल्की होती है। तो ये पारे को हम इस्तेमाल करते हैं स्पिगोमेनोमीटर में, धातु होता है। अब जो डायस्टोलिक प्रेशर है, यानी जब आपका हृदय फैलता है, कब, जब आपका हृदय फैलता है, जब आपका हृदय फैलता है तो उस समय जो प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg। यानी जब हृदय सिकुड़ता है तो उस समय जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हमारा हृदय फैलता है तो उस समय जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितनी वैल्यू होती है, 120 mmHg, और डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू होती है 80 mmHg। क्लियर। और इसी को ही हम बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो अगर हम बात करें कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है किसी भी इंसान का, तो 120/80 mmHg, ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 120/80 mmHg, ये लिखने का तरीका है। कभी भी आप देखिए कहीं भी 80/120 mmHg नहीं होगा, हमेशा क्या होगा 120/80 mmHg। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 150/90 mmHg हो जाए, है ना, तो 150/90 mmHg इंडिकेट करता है हाई ब्लड प्रेशर। इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और यदि ब्लड प्रेशर 100/50 हो जाए,
तब इसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, या इसको बोलते हैं हाइपो टेंशन। ठीक है, 150/90 इंडिकेट करता है हाइपरटेंशन को, 100/50 इंडिकेट करता है हाइपोटेंशन को। हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर और इसको हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब इस ब्लड प्रेशर नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है, ब्लड प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं स्पिग्मो स्पिग्मोमैनोमीटर। यानी स्पिग्मोमैनोमीटर द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मापते हैं। और बॉडी के किस भाग में मापते हैं, पहले बता चुका हूं, ब्लड वाले में लेफ्ट ब्रांचियल आर्टरीज या रेडियल आर्टरीज। आर्टरीज का मतलब धमनी होता है, हाँ धमनी होता है। 150 से भी ज्यादा होगा, उसके ऊपर बढ़ते जाओ आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता जाएगा। स्पिग्मोमैनोमीटर हो गया। देखिए कभी अगर ब्लड प्रेशर चेक होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है हमारे शरीर में, जो ब्लड प्रेशर को नापने का यंत्र है, उस यंत्र को हम बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, कभी ब्लड प्रेशर नपवाए होंगे आप लोग, तो देखे होंगे, उसमें पंप करते हैं, पारा ऊपर नीचे चढ़ता है ना। तो आप सरसरी निगाह से बता रहा हूं अभी, ज्यादा बीपी होने पर हार्ट कितना ब्लड पास करेगा, है ना। आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। ज्यादा बीपी होने पर पहले हम देखेंगे कि हार्ट रेट कितना हो रहा है, तो हार्ट रेट में 70 ml का गुणा कर देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कितना ब्लड निकल रहा है। हार्ट बीट को बिंदु जी नापते हैं स्टेथोस्कोप से, जो डॉक्टर कान में आला लगाते हैं ना, स्टेथोस्कोप नाम है उसका, उससे हम हार्ट बीट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। जो स्पिग्मोमैनोमीटर है ये क्या करता है, आपके ज्यादा बीपी होगा तो ज्यादा ब्लड निकलेगा संभवतः। हाँ रणवीर जी पूछे जाते हैं यूपीएससी में। अब जो ब्लड प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट है स्पिग्मोमैनोमीटर, ये स्पिग्मोमैनोमीटर क्या करता है, देखिए ये आपका जो कंधे का पोर्शन, ठीक है, हार्ट से बिल्कुल आपका जो लेफ्ट ब्रांचियल आर्टरी है हार्ट के पास, यह कंधे से नीचे, यानी हार्ट से जो ब्रांचेस निकलती है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रांचियल आर्टरी। और यहाँ पे जो आर्टरी होती है इसको हम बोलते हैं रेडियल आर्टरी। इसलिए आप देखते होंगे कि डॉक्टर जब आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है तो या तो यहाँ स्ट्रिप बांधता है या तो आपकी यहाँ स्ट्रिप बांधता है।
दो ही पॉइंट को बांधता है, ठीक है। ये लेफ्ट ब्रांचियल आर्टरी और ये होती है हमारी रेडियल आर्टरी, ठीक है। अब इसके बाद इसी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है हमारा, जिसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर बराबर होता है सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। पल्स प्रेशर बराबर होता है सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो पल्स प्रेशर हमारा कितना था 120, डायस्टोलिक प्रेशर कितना था 80 mmHg। ये वैल्यू कितनी हो गई 40 mmHg, ठीक है। और इसी से डॉक्टर क्या करते हैं, पता लगा देते हैं कि आपका जो आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो या फिर लो ब्लड प्रेशर के मरीज हो, इसी से डॉक्टर पता कर लेते हैं, ठीक है। तो पल्स प्रेशर कितना 40 mmHg, सिस्टोलिक प्रेशर हम लोगों ने कितना देखा 120, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो गया 80 mmHg, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना हो गया 120/80 mmHg, ठीक है। अब इसके एचजी रितिका जी पारा होता है, इंस्ट्रूमेंट में एक धातु होता है, उस पारे का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब प्रेशर जनरेट किया है तो पारा ऊपर नीचे जाता है, तो यही पारा ऊपर नीचे जिस पॉइंट पे टिकता है वही पॉइंट हमारा क्या करता है ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करता है। क्योंकि पारा क्या होता है बहुत हल्की धातु होती है और सामान्य ताप और दाब पर ये क्या होती है लिक्विड होती है, और पारे का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो जल्दी चिपकती नहीं है, किसी भी मेटल से नहीं चिपकती है। आप पारा हाथ पे ले लीजिए, देखिए वो हाथ में भी नहीं चिपकती, ठीक है। तो इस वजह से हम पारे का उस इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। धातु होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं हार्ट साउंड पे। हार्ट साउंड ब्लड प्रेशर की तरह ये भी कितने टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। पहले को हम बोलते हैं, नहीं राइट हैंड से विवेक जी ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते हैं, आप खुद समझो ना, हमारा हार्ट यहाँ, ठीक है। अब राइट हैंड से अगर हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो ब्लड को ट्रेवल करने में टाइम कुछ लगेगा, और जब ब्लड को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर क्या हो जाता है कम हो जाता है, रिलीज जाता है। अब चूंकि यहाँ पे इसलिए चेक करते हैं कि तुरंत ये हार्ट के पास नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है एग्जैक्ट रीडिंग बताता है। तो हार्ट साउंड दो प्रकार की होती हैं। पहले को हम बोलते हैं S1 साउंड, या इसको हम बोलते हैं फर्स्ट साउंड, या इसको हम बोलते हैं लब। पढ़ा होगा बचपन में लब डब, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं लब। तो अब ये प्रोड्यूस कहां से होती है? आप बोलते हो ना कि आप कुछ भी कहो, कितना दूर बैठे रहो आप दूसरे की हृदय की धड़कन की आवाज सुन लेते हो, है ना। तो दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो दूसरे की धड़कन की आवाज सुन सकता है, ठीक है ना, बाकी और कोई नहीं सुन सकता है। और सुनने वाले वो सिर्फ व्यक्ति हैं, मदर और उनके बच्चे। उसके अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी दूर रहे दूसरे की धड़कन की आवाज नहीं सुनता है। अगर सुनता है तो आपको बेवकूफ बना रहा है ना, तो सीधे आपको फ्लर्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा।
केवल मदर और बच्चे के बीच में ही ये कनेक्शन हो पाता है और किसी के बीच ये कनेक्शन नहीं होता। अब हार्ट साउंड होता क्या है देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो हमारा हार्ट होता है, यहां पे क्या था, ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ पे क्या था, बाइकस्पिड वाल्व, और यहाँ पे मैंने बताया था सेमिल्यूनर वाल्व। ठीक है, तो जब ये दोनों वाल्व बंद होते हैं तो पहली साउंड क्रिएट होती है। कब? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तो फर्स्ट साउंड क्रिएट होती है, और जब सेमिल्यूनर वाल्व बंद होते हैं तो दूसरी साउंड क्रिएट होती है। तो ये जो लब डब चलता रहता है, तो जो पहली साउंड क्रिएट होती है ये कब क्रिएट होती है? जब ट्राइकस्पिड एवं बाइकस्पिड वाल्व बंद होती है। खुलने पे नहीं, बंद होने पे। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होती है तब कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है? फर्स्ट साउंड या S1 साउंड, या इसी को हम बोलते हैं लब बोलते हैं। और यह कैसी आवाज होती है? लंबी आवाज होती है, लंबी आवाज और देर तक। ठीक, तब हम उसको बोलते हैं फर्स्ट साउंड या फिर S1 साउंड, या हम इसको बोलते हैं लब। दूसरा S2 साउंड या सेकेंड साउंड, या इसको बोला जाता है डब, या इसको हम बोलते हैं डब। ठीक है, अब ये कब होती है ये भी देख लो। जब सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होती है, जब सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होती है। और ये आवाज कैसी होती है? ये छोटी आवाज होती है। ठीक है, तो हार्ट साउंड जो है, दो प्रकार की हार्ट साउंड क्रिएट होती है। पहली हार्ट साउंड कब होती है? जब हमारा ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है? बंद होता है। और दूसरा आवाज तब क्रिएट होती है जब सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होता है। ठीक है, पहली आवाज थोड़ी लंबी होती है, देर तक होती है। दूसरी आवाज शार्ट टाइम होती है और छोटी होती है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों के अंदर जो ये हार्ट साउंड होती है ना, इर्रेगुलर हो जाती है ना, लब डब कंटिन्यू चलता रहता है। तो जब इर्रेगुलर हो जाती है, यानी जब अनियंत्रित ध्वनि हो जाती है, तब हम उसको बोलते हैं हार्ट मर्मर। क्या बोलते हैं? हार्ट मर्मर। कब? जब अनियंत्रित हृदय ध्वनि हो जाती है, अनकंट्रोल जब हृदय की ध्वनि उत्पन्न होती है, तब हम उसको बोलते हैं हार्ट मर्मर। क्लियर? देखो नाम के आगे लिखा है मर्मर, है ना। जब हृदय की ध्वनि अनियंत्रित हो जाती है, और अनियंत्रित होने का मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा कुछ भी करोगे आप तो हृदय की ध्वनि अनियंत्रित हो जाएगी, और फिर आपको कहाँ ले जाएगी? मौत के मुंह में, है ना। इसलिए अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करो, बेसिक चीजें को खाओ अच्छे से, है ना, और अपने हार्ट को अपने पास ही रहने दो, किसी को दो मत, है ना। हाँ, ठीक है, तो इतनी चीज थी हमारी हार्ट के फिजियोलॉजी में। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जिसका नाम है हमारा पेस मेकर। हार्ट मर्मर्स का मतलब होता है अनियंत्रित हृदय की ध्वनि का उत्पन्न होता है।
छोटे बच्चों का हार्ट बीट नहीं, हार्ट बीट आप नहीं सुन पाते हैं गैलेक्सी A20 जी। वो इसलिए नहीं सुन पाते हैं कि हमारे ब्लड का जो प्रेशर होता है ना बॉडी का, बहुत ज्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है, फिर ऊपर से वायुमंडलीय दबाव भी होता है। और अगर आप अपने हार्ट बीट को सुनेंगे तो जितनी तेज ज्वार भाटा की आवाज होती है ना, उससे लगभग 8 से 10 गुना हार्ट की आवाज होती है। अगर इसको हम डेसिबल में नापेंगे तो समझ जाइए इतनी तेज आवाज होती है कि अगर एक कमरे में इसकी आवाज को खोल दिया जाए तो कमरे के शीशे क्या होते हैं, टूट जाएंगे। बहुत ज्यादा आवाज होती है इसकी। लेकिन प्रेशर की वजह से, हमारी मांसपेशियों की वजह से हम हृदय की धड़कन को सुन नहीं पाते। ठीक है, नहीं नहीं दीपिका जी, विंटर से वो कंडीशन होती है अनियंत्रित, ये किसी मेडिसिन के खाने से या डर होने की वजह से या किसी दूसरी इफेक्ट की वजह से होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप पहले वाला, जब हृदय हमारा, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व एक साथ बंद होती है तो पहली हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब सेमील्यूनर वाल्व बंद होती है तो दूसरी हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसमें बस आप इतना जानिएगा कि वाल्व के बंद होने से ही हार्ट साउंड क्रिएट होता है, कभी भी वाल्व के खुलने से हमारा हृदय ध्वनि उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं पेस मेकर। नेक्स्ट है हमारा पेस मेकर, या इसको हम बोलते हैं SA नोड, या इसको हम बोलते हैं सीनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, ऐसे नोड या सीनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, तो ये पेस मेकर होता कहां पे है, फिगर में मैंने बताया था, जैसे आपका ये हार्ट, इसके राइट साइड में बोला था पेस मेकर स्थित होता है। और इस पेस मेकर का जो काम है वो बड़ा यूनिक काम है। यही एक पेस मेकर ऐसा भाग है जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, यानी पेस मेकर क्या होते हैं, ये आपके हृदय में तंत्रिका कोशिकाओं के बने हुए एक बंडल्स होते हैं, गुच्छे होते हैं, जो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, हाँ लिख दे रहा हूं। जो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं। और इन पेस मेकर का एक ही काम है कि ये क्या करते हैं, विद्युत तरंगों को उत्पन्न करते हैं, और ये विद्युत तरंगे क्या करती हैं, आपके हृदय की गति को जनरेट करती हैं। यानी कि हमारे हृदय की धड़कन को जो शुरू करती हैं, हमारे हार्ट बीट को जो शुरू करती हैं, वो कौन करती हैं, पेस मेकर। ठीक है ना, पेस मेकर क्या है, एक तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ पार्ट है जो आपके दाहिने अलिंद में स्थित होता है, दाहिने अलिंद में स्थित होता है। और इनका जो मेन काम है, ये
एक प्रकार की विद्युत तरंगे उत्पन्न करते हैं और इन्हीं विद्युत तरंगों के द्वारा ही हमारे हृदय गति का आरंभ होता है, यानी हृदय गति का उद्भव होता है। तो हमारे ठीक है, एक मिनट, जो हमारा हृदय होता है, हमारे हृदय के दाहिने भाग में यानी दाहिने अलिंद में तंत्रिका कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं के गुच्छे को हम बोलते हैं पेसमेकर। ठीक है, और ये पेसमेकर क्या करते हैं, एक प्रकार की विद्युत तरंगे उत्पन्न करते हैं और ये विद्युत तरंगे क्या करती हैं, आपके हृदय की गति को उत्पन्न करती है। जो हमारा हार्ट बीट है ना, अब पहले पेसमेकर बता दे रहे तो फिर कृत्रिम पेसमेकर पे आओ। एक मुझे स्टेप वाइज चल लेने दो, जब पेसमेकर खत्म हो जाएगा तब पेसमेकर से क्वेश्चन पूछना, पहले खत्म तो हो जाने दो उसको, हो सकता है कि मैं उसी में बता दूं, आपको पूछना ना पड़े। ठीक है, तो अब ये पेसमेकर क्या करता है, एक प्रकार की विद्युत तरंगे उत्पन्न करता है जिसके कारण हमारा जो हार्ट बीट है, जो हृदय गति है, वो आरंभ होती है। तो हृदय गति को आरंभ करने का जो पार्ट है वो क्या है, पेसमेकर। तो जाहिर सी बात है कि पेसमेकर अगर खराब हो जाएगा तो हृदय गति क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। क्लियर? तो पेसमेकर का एक ही काम है, आपके हृदय गति को उत्पन्न करना। और ये जनरली करती कैसे है, देखिए, ये आपका हृदय है, यू, यहां पे होती है पेसमेकर। अब ये पेसमेकर क्या करती हैं, एक करंट डेवलप करती हैं और ये करंट क्या करता है, इधर ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से इस पोर्शन को कवर करता है और फिर लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल से इस ऑरिकल को कवर। और जैसे ही ये करंट फ्लो होता है, आपकी जो हार्ट बीट होती है या हृदय की जो धड़कन होती है वो शुरू हो जाती है। तो हृदय की धड़कन को शुरू करने वाला जो पार्ट है आपके हृदय में, वो कौन सा है, पेसमेकर। और यही इकलौता पेसमेकर ऐसा भाग है जो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। और मस्तिष्क के जिस भाग से नियंत्रित होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। इस वजह से मेडुला ऑब्लंगाटा को हम बोलते हैं कार्डियक सेंटर, यानी हृदय केंद्र। और यही सिर्फ एक ऐसा पार्ट है जो आपके हृदय का ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, बाकी कोई भी पार्ट आपका ब्रेन से कंट्रोल नहीं। तो पेसमेकर का मेन काम क्या है, आपके हृदय गति को उत्पन्न करना। ठीक है, अगर ये खराब हो जाए, ठीक, अगर ये खराब हो जाए तो व्यक्ति को क्या किया जाता है, पेसमेकर लगाया जाता है। और वो जो पेसमेकर होता है वो कृत्रिम पेसमेकर होता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है, जो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है ना, हाँ, आर्टिफिशियल। मेडुला ऑब्लंगाटा विनोद जी मस्तिष्क का एक भाग होता है। ठीक है, ऐसे नोट को ही हम पेसमेकर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑरिकल में होता है इसलिए हम बोलते हैं ऑरिकुलर नोट। ठीक है, शराब पीने से, विवेक जी, शराब पीने से, नशीले पदार्थों का सेवन करने से, धूम्रपान करने से, ठीक है ना, अम्लीय चीजों को ज्यादा खाने से, और यंग जनरेशन में जो आपका पेसमेकर खराब होने का ये कहां पढ़ ली आप सोनम जी की माइंड हार्ट से कंट्रोल होता है। बताया था ना, आपके हार्ट का सिर्फ एक ही काम है, ब्लड को पंप करना, उसका दिमाग से कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, आपके हार्ट का आपके दिमाग से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, दिमाग जो सोचता है, आपके ब्रेन की एक्टिविटी का प्रभाव आपके हार्ट पे पड़ता है, लेकिन आपके हार्ट की एक्टिविटी का प्रभाव आपके ब्रेन पे नहीं पड़ता। ठीक है, जो टेंशन होता है, टेंशन का कारण आपका हृदय नहीं होता, आपका ब्रेन होता है, आपका मस्तिष्क होता है। ठीक है, जब आपका ब्रेन इनबैलेंसिंग हो जाती है तो उसका प्रभाव, नहीं हार्ट फिजियोलॉजी नहीं है, पार्टी है उसका। खैर, एक पेस मेकर मैं बता लूं, फिर आप क्वेश्चन पूछेगा। तो अब जो मैं कहा था, हाँ, आर्टिफिशियल पेस मेकर। ठीक है, अब जो व्यक्ति के अंदर आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है, वो उसमें लिथियम आयन क्वार्ट्स का बना होता है। वो लिथियम आयन बैटरी होती है, उसमें 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसको लगाया जाता है यहाँ कॉलर बोन के पास। ये शर्ट का जो कॉलर होता है ना आपके, ये कॉलर के पास जो हड्डी होती है, इसी कॉलर बोन के पास उसको हम लगा देते हैं पेस मेकर को, और वहां से हृदय तक हम शीशे के तार द्वारा, लेड वायर, शीशे के तार द्वारा हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो पेस मेकर है, जो कृत्रिम पेस मेकर है, कृत्रिम पेस मेकर को गले के नीचे, कृत्रिम पेस मेकर को गले के नीचे, जहां आप शर्ट पहनते हैं तो ये कॉलर वाली पोर्शन जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं कॉलर हड्डी। तो जो कृत्रिम पेस मेकर को गले के नीचे कॉलर हड्डी के पास लगाया जाता है। ठीक है, और फिर इस कृत्रिम पेस मेकर का शीशे के तार द्वारा संबंध आपके हृदय से कर दिया जाता है। ठीक है, और इसको जो पेस मेकर को अस्थायी तौर पे भी लगाते हैं और अस्थायी तौर पे भी लगाते हैं। ठीक है, अब जब शीशे के तार से हम हार्ट से उसको कनेक्ट कर देंगे, तो अब क्या होगा, उसमें क्योंकि लिथियम आयन की बैटरी लगी होती है, ये धीरे धीरे क्या करता है, करंट आपके हार्ट को भेजता रहता है, और जिसके कारण आपकी हार्ट बीट सुचारू रूप से चलती रहती है। इसी वजह से जिनको पेसमेकर लगाया जाता है उनको हैवी वर्क करने को मना किया जाता है। हाँ, लिथियम आयन की बैटरी होती है, चार्जेबल नहीं होती है, वो एक बार चार्ज रहने को लगभग 10 साल तक चलती रहती है। 10 साल निखिल जी, 10 साल। ठीक है, लेकिन अगर आप सही ढंग से रहेंगे, आपकी दिनचर्या सही रहेगी, तो अमूमन ये 10 साल चल जाती है। लेकिन अगर आपकी दिनचर्या गड़बड़ हुई तो जल्दी खराब हो जाती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अमूमन जो उसमें सिस्टम लगाते हैं वो लगभग 10 साल तक चल जाती है। अब वो क्या करता है, फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर वो धीरे धीरे आपके हार्ट को करंट भेजता रहता है और आपकी हार्ट बीट सुचारू रूप से चलती रहती है। बट इस जो पहला हार्ट बीट लगाया गया था 1958 में लगाया गया था, और उस मरीज का नाम था ऑर्नी लार्सन। ठीक है, नाम रखने की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए आप। में पहला ऐसा व्यक्ति है ये ऑर्नी लार्सन, जिसको पहला पेसमेकर लगाया गया, और ये जब तक जिंदा था कुल इसको 26 बार पेसमेकर लगाया गया। ठीक है ना, अब जो भारत की अगर हम बात करें तो 2014 में भारत के डॉक्टर विवेक रेड्डी ने एक ऐसा पेसमेकर बनाया है जिसको हम सीधे पुराने वाले पेसमेकर की जगह ही ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यानी अब उसको गले में ट्रांसप्लांट नहीं किया जाए। ठीक है ना, यानी विवेक रेड्डी ने एक ऐसा पेसमेकर बनाया है जिसे सीधे हम कहां ट्रांसप्लांट कर देते हैं, हृदय में। यानी सीधे हम उसको हृदय में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इस हार्ट फिजियोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं, नो साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा। हाँ, जो ट्रांसप्लांट होता है
क्योंकि उसमें भी लिथियम आयन ही है, तो जाहिर सी बात है चेंज तो करना पड़ेगा। ऐसे नोड इज आल्सो नोन एज पेसमेकर। नहीं नहीं, आप ओरिजिनल पेसमेकर जैसा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वर्किंग तो उससे धीमी ही रहेगी। बट जो पहले गले में ट्रांसप्लांट होता था, अब गले से करंट पहुंचता था आपके हार्ट में, अब वहीं से क्रिएट होगा, वहीं से करंट, तो पहले की तुलना में थोड़ी सी वर्किंग इसकी अच्छी होती है। प्रियंका जी, आर्टिफिशियल पेसमेकर इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपका जो पुराना पेसमेकर है वो खराब हो गया। ठीक, ओके। अब इसके बाद इसी हार्ट फिजियोलॉजी का दूसरा पार्ट है नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। फ्लैश लाइट पे लिखा है लेड वायर, शीशे का तार। हार्ट ट्रांसप्लांट, हृदय प्रत्यारोपण। जनरली जो हृदय का प्रत्यारोपण होता है, जब हम हृदय को किसी के शरीर से निकाल देते हैं तो निकालने के 4 से 6 घंटे के अंदर हमको हृदय का ट्रांसप्लांट कर देना होता है। ठीक है, यानी बॉडी से निकालने के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर हमको हृदय का प्रत्यारोपण कर देना होता है। तो जो विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था वह 1969 में हुआ था। 1969 में, और करने वाले थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। जो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, इन्होंने सबसे पहला हृदय का प्रत्यारोपण किया था 1969 में, और भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ 1994 में। 1994 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में, और डॉक्टर का नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल राव। अरविंद जी, पेस मेकर का एक काम होता है आपके हृदय की गति को स्टार्ट करना। ठीक है, हृदय की गति को स्टार्ट। ठीक है, तो पहला जो पेसमेकर है, विश्व का पहला जो हृदय प्रत्यारोपित हुआ, वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हुआ। दक्षिण अमेरिकी मूल के डॉक्टर थे। और भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ 1994 में हुआ था, डॉक्टर पी वेणुगोपाल राव के द्वारा। ठीक है, और जो पहला प्रत्यारोपण हुआ था, जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का जो नाम था, नाम नहीं याद आ रहा, वो प्रत्यारोपण होने के बाद 112 दिन तक वो जिंदा रहा। ऑस्ट्रेलियाई टीम का जो कैप्टन था, रिकी पोंटिंग के बाद कौन बना था कैप्टन, कोई बता सकता है? हाँ, बस, गुड गुड इंद्रजीत, याद नाम आ गया। उस मरीज का नाम, हाँ याद आ गया, बस बस बस, उस मरीज का नाम था बर्नी क्लार्क। ठीक है, तो जो बर्नी क्लार्क था, उसके अंदर पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, और हृदय प्रत्यारोपण करने के बाद वो लगभग 112 दिन तक जिंदा रहा। ठीक है, भारत में जो पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर पी वेणुगोपाल
राव। तो पी वेणुगोपाल राव ने भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया। विश्व का जो पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था वो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था 1969 में, और जिस मरीज के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था उसका नाम था बर्नी क्लार्क, और ये लगभग 112 दिन तक जिंदा रहा। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ 1994 में डॉक्टर पी वेणुगोपाल राव के द्वारा। ठीक है, क्लियर। अब 2014 में भारत के ही एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है हेमंत थाटे। डॉक्टर हेमंत थाटे। तो फरवरी 2014 में कुछ देर के लिए वो वर्किंग में रहती है। जितना करंट रहता है विवेक जी, उस करंट के अनुसार वो कुछ देर तक 4 से 6 घंटे तक वो वर्किंग में रहती है, उसके बाद वो लैप्स हो जाती है। अब 2014 में हेमंत थाटे ने एक ऐसा विलियन बनाया है, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जिसमें हम हृदय को लगभग 7 दिनों तक संरक्षित करके रख सकते हैं, और उस विलियन का नाम है सोमा। अभी इस पे रिसर्च हो रहा है। 21 रासायनिक पदार्थों के संयोग से बना हुआ है विलियन, और इस विलियन को बनाने वाले हैं डॉक्टर हेमंत थाटे जी। और इस विलियन का जो काम है कि इसमें अगर हम किसी व्यक्ति के हृदय को निकाल के रख देते हैं इस विलियन में, तो उसकी जो उत्तरजीविता होती है, यानी उसकी जो जीवित रहने की समय सीमा होती है, वो लगभग कितना है, 7 दिनों तक हम हृदय को क्या कर सकते हैं, उसी अवस्था में रख सकते हैं, और उस विलियन का नाम है सोमा विलियन। ठीक, नेक्स्ट है इसी में हार्ट फिजियोलॉजी में बाइवेकॉर। बाइवेकॉर 4 से 6 घंटे राजू जी। ठीक, इस बाइवेकार को आर्टिफिशियल हार्ट की संज्ञा दी गई, बस इतना समझ लीजिए। आर्टिफिशियल, इसको बायोनिक हार्ट भी बोलते हैं। ठीक, बाइवेकार को आर्टिफिशियल हार्ट की संज्ञा दी गई है। घूर्णन गति के सिद्धांत पर ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, और इसको हम बायोनिक हार्ट भी कहते हैं। और जैसे हृदय का प्रत्यारोपण होता है उसी तरीके से वाल्व का भी प्रत्यारोपण होता है। तो अब जो वाल्व का प्रत्यारोपण होता है, तो एक्चुअली जो पहले वाल्व लगाई जाती थी वह सुअर से निकाल के मनुष्यों को लगाई जाती थी, और वाल्व खराब होने का जो मेन रीजन था वो था कि कैल्शियम की अधिक मात्रा के सेवन से आपके वाल्व के ऊपर एक कैल्शियम का जमाव हो जाता था, जिसके कारण वाल्व कार्य करना बंद कर देता। ठीक है, तो उस केस में क्या होता था कि सीधे वाल्व का ट्रांसप्लांट कर देते थे। बाइवेकार पूजा जी, एक प्रकार से इसको आर्टिफिशियल हार्ट की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम हृदय की संज्ञा दी गई है, जो घूर्णन गति के आधार पर ब्लड को पंप करता है। बाहर इसको रखा रहता है,
किसी व्यक्ति के अगर बॉडी में ब्लड पंप कराना होता है तो इसी इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, ब्लड को पंप कराते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हार्ट, या इसको हम बोलते हैं बायोनिक हार्ट। ठीक है। तो अब जब वाल्व खराब हो जाती है तो उसको रिप्लेसमेंट किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो जनरली जो पहले है, सुअर के वाल्व को निकालकर हम क्या करते थे, हार्ट का ट्रांसप्लांट करते थे। और पहले सुअर से ही हम क्या करते थे, इंसुलिन को प्राप्त करते थे, इंसुलिन हार्मोन्स को भी उसी से निकालते थे। अब आप समझ लो कि हमारी मान्यता के अनुसार हमारे हृदय में हमारी आत्मा का वास होता है, बोलते हैं। और किसी व्यक्ति के अंदर वाल्व लग गया सुअर का, तो अब उसके अंदर सुअर का वाल्व हो गया। अब उसकी आत्मा के अंदर कौन सा प्रवेश कर गया। तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी ये क्या थी, बैन कर दिया गया। फिर बायोडायवर्सिटी जो रूल्स लागू हुई, कार्टाजीना प्रोटोकॉल्स, उसके तहत भी जानवरों को मारा जाना अवैध घोषित कर दिया गया। तो इस वजह से अब जो वाल्व ट्रांसप्लांट होता है, ये आर्टिफिशियल वाल्व ट्रांसप्लांट होता है, क्वार्ट्स का बना होता है, और ये बड़ी आसानी के साथ ट्रांसप्लांट हो जाता है। अब सचिन जी, होती है कि नहीं होती है, विवादों का विषय है ना। आत्मा इज द टाइप ऑफ एनर्जी, न मरती है न जन्म लेती है, वो कांस्टेंट रहती है। नहीं, आत्मा परमात्मा नोट्स में नहीं है, वाल्व रिप्लेसमेंट नोट्स में। ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हार्ट के सेगमेंट पे, जिसको हम बोलते हैं हार्ट डिजीज। ठीक है, थोड़ा डिजीज को भी देख लेते हैं। पहले डिजीज है आपकी, पहला रोग है हार्ट रोग। नेक्स्ट उसी में हार्ट का नेक्स्ट सेगमेंट है आपका। पहला रोग हृदय से जो संबंधित है उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। और इसको बोलते हैं सीने में दर्द। ठीक। अब ये जो पेन होता है, कैल्शियम का ज्यादा यूज करने से बहुत सारी चीजें होती है, एक दो चीजें नहीं होती है। अब ये जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। जो प्लेटलेट्स होते हैं उसमें चिपचिपापन ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो हृदय होता है वो पर्याप्त मात्रा में ब्लड को नहीं ले पाता। और जब पर्याप्त मात्रा में ब्लड को नहीं ले पाता है तो जो हृदय की मसल्स होती है वो सिकुड़ने लगती है, और जब सिकुड़ने लगती है तो आपको दर्द होने लगता है। उस दर्द को हम बोलते हैं एंजाइना पेन। और ये जो दर्द होती है वो चुभन वाली दर्द होती है, चुभन वाली दर्द होती है, यानी पॉइंटेड लोकलाइज्ड, एक पॉइंट पे दर्द होती है। अगर पूरे चेस्ट में दर्द हो रहा है तो वो एंजाइना पेन नहीं, ठीक है ना। सीने में जो दर्द होता है वो लोकलाइज्ड, एक जगह जो दर्द करता है, उस दर्द को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ये जो हमारी हृदय की मांसपेशियां हैं, जब किसी पॉइंट पर सिकुड़ने लगती हैं, विशेष तौर से आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होने से, तब उसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। दूसरा है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस का मतलब होता है जो बाहर की झिल्ली होती है हृदय की, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण आपको दर्द होने लगता है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। जनरली जब आपको हार्ट अटैक आता है ना, तो यही झिल्ली क्या हो जाती है, फट जाती है, ठीक है। तीसरा रोग है आपका थ्रोम्बोसिस।
थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि धमनियों में रक्त का थक्का बन जाना। ठीक है, तो शरीर के अन्य स्थानों पर जो होने वाली धमनी है, अगर उसमें रक्त का थक्का बन गया तो उस अवस्था को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। ठीक है, एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब दोनों ध्यान से टर्म देखना। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि धमनियों में रक्त का थक्का बन जाना, और एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाना। ठीक है, यहां पे धमनी में क्या हो गया, रक्त का थक्का बन गया, और यहां क्या हो गया, धमनी में कोलेस्ट्रॉल का जमाव। ठीक, तो आपकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमाव हो जाने से रुधिर प्रवाह प्रभावित होगा। ठीक है, रक्त का थक्का बन जाने से भी क्या होगा, रुधिर प्रवाह प्रभावित होगा। तो इस वजह से इन दोनों की कंडीशन से हमारा ब्लड प्रेशर क्या होने लगता है, फ्लक्चुएट करने लगता है। ठीक है, और जब फ्लक्चुएट करने लगता है तो कभी कभी क्या होता है कि हृदय में अपर्याप्त मात्रा में, यानी कि कभी नॉर्मल से ज्यादा भी ब्लड पहुंचने लगता है और कभी नॉर्मल से कम भी ब्लड पहुंचने लगता है। तो उस कंडीशन में आपका हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है और कभी कभी लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है। ये टर्म आप याद किए रहिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। थ्रोम्बोसिस क्या होती है और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है। ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल वसा के कण होते हैं। ठीक, तो अब ये जो थ्रोम्बोसिस होती है, अगर धमनियों में रक्त का थक्का बन गया तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, और अगर आपकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, वसा का जमाव हो गया, तब हम उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और इसी की वजह से एक रोग भी होता है और बड़ा कॉमन रोग होता है जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फेक्शंस हार्ट अटैक, INFARCTION। ठीक है, हार्ट अटैक। अब इस कंडीशन में क्या होती है कि धमनी, विशेष तौर से जो करोनरी धमनी है, जो शुद्ध रुधिर को कहां ले जाती है, आपके हार्ट में। ठीक है, अब धमनियों में रक्त का थक्का बन जाने से, यानी कंडीशन क्या हो गई, थ्रोम्बोसिस वाली। तो धमनियों में रक्त का थक्का बन जाने से रक्त का जो बहाव है ना, वो रुक जाता है। जैसे आपकी ये धमनी है, अब यहाँ पे ब्लड किसी वजह से क्लॉट कर गया। अब जब ब्लड क्लॉट कर गया तो ये जो ब्लड आगे जा रहा है, इसका बहाव क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जब बहाव रुक जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाएगा, हृदय घात हो जाएगा, मतलब हृदय कार्य करना बंद कर देगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शंस हार्ट अटैक। ठीक है, और ये कब होता है, जब धमनियों में रक्त का थक्का बन जाता है, विशेष तौर से करोनरी आर्टरी। जो करोनरी धमनी है, करोनरी धमनी में रक्त का थक्का बन जाने से हृदय की कार्यविधि क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल। बन जाने से आगे लिख लेना, हार्ट अटैक या हृदय घात।
हार्ट अटैक नहीं बोलते, हृदयघात हो जाता है। ठीक। अब इस कंडीशन में बचाव के जो उपाय हैं, इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके ट्रीटमेंट में दो प्रकार के इंजेक्शन लगाते हैं। एक को हम बोलते हैं हिपैरिन और दूसरा इंजेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। यानी कि अगर आप देखे होंगे, अगर कभी हॉस्पिटल गए हो या आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ हो और अगर आप उनको लेके हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में सबसे पहले डॉक्टर करता क्या है, वो कोई चेक तो करता नहीं, वो देख गया इनको हार्ट अटैक आया है, तुरंत वो 2-3 इंजेक्शन पहले ठोक देता है, 2-3 इंजेक्शन लगा देता है। वो कौन सा इंजेक्शन होता है? हिपैरिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका हिपैरिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज? हिपैरिन के बारे में मैंने बताया था, ये क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, जमे हुए रक्त को गला देता है। तो इंजेक्शन हार्मोनल इंजेक्शन लगाते हैं कि अगर कहीं ब्लड क्लॉट हुआ है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या कर देगा, उसको तुरंत गला देगा। और अगर ब्लड क्लॉट हो गया है तो हिपैरिन क्या करेगा, और ब्लड को क्लॉट करने नहीं देगा, क्योंकि हार्ट अटैक की कंडीशन में जब हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो डॉक्टर को ये नहीं पता होता है कि किस वजह से हार्ट अटैक आया। जब तक वो टेस्टिंग नहीं कर लेगा तब तक तो उसको पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से क्या करता है, घड़ाम घड़ाम 3-4 इंजेक्शन यही लगा देता है, हिपैरिन का और स्ट्रेप्टोकाइनेज का। पेनिसिलिन तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन, वो तो इन्फेक्शन के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक जो होता है, आपकी धमनियों में रक्त का थक्का बन जाने के फलस्वरूप रुधिर प्रवाह रुक जाती है, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, इसके उपचार के लिए हम हिपैरिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन लगाते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज जमे हुए रक्त को गला देता है और हिपैरिन जो होता है रक्त को जमने से फिर रोक देता है कि आगे आपका ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता। क्लियर? अब इसके बाद एक और रोग है, नहीं, ब्लड प्रेशर की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। अब इसके बाद एक और डिजीज है आपका, उस डिजीज को बोलते हैं, संभल के रहना, ये यंग जनरेशन में होता है। उस डिजीज को हम बोलते हैं साइलेंट मायोकार्डियल इंफेक्शन हार्ट अटैक। साइलेंट लिखा हुआ है, साइलेंट मायोकार्डियल इंफेक्शन हार्ट अटैक। आर्टरी में ब्लड क्लॉट होता है प्रियंका जी, वसा युक्त खाना खाने से, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स। और हमारी यंग जनरेशन इसी तरीके से, है ना, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर ये सब खाएगी और फिर पूछेंगी कि सर फैट कैसे कम करें, है ना। और मुझसे जो पूछता है मैं सीधे बोलता हूँ फैट कम करना है, जीभ पे कंट्रोल कर, बस अपने आप फैट कम होगा। अब देखिए, जो साइलेंट मायोकार्डियल हार्ट अटैक है ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है, ये आपको पता भी नहीं चलता है, यानी ये एक तरीके से दर्द रहित हार्ट अटैक। ठीक है, दर्द रहित हार्ट अटैक है, इसमें दर्द नहीं होता। और ये जो है और ये जो कंडीशन होती है, अक्सर आप मूवी देखते होंगे ना कि किसी को दुख भरी सूचना मिली और तुरंत मर गया, देखा है कभी मूवी में, है ना।
तो ये जो साइलेंट मायोकार्डियल हार्ट अटैक है, ये ज्यादा खुशी में या ज्यादा गम में होता है, दोनों कंडीशन में होता है। ज्यादा खुशी में भी होता है और ज्यादा आपके गम में भी होता है। इसी वजह से देखिए, जब किसी को बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है, उसकी सोच से परे जब खुशी मिलती है तो रोने लगता है। वो इसलिए रोता है, वो नहीं रोता है, उसका बॉडी रोता है। उसकी बॉडी इसलिए रोती है कि वो जो अब उसके शरीर में जो स्ट्रेस है, अब उस स्ट्रेस उसका शरीर झेल पाएगा कि नहीं। तो अब अगर ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो उसका हार्ट भी फेल हो सकता है, इसलिए तुरंत वो रोना शुरू कर देता है। उसका ब्रेन कहता है रो, नहीं तो तुम्हारे हार्ट पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ज्यादा खुशी और ज्यादा गम की वजह से भी हार्ट अटैक होता है। उस हार्ट अटैक को हम बोलते हैं साइलेंट मायोकार्डियल हार्ट अटैक। और ये जो होता है, ये दर्द रहित हार्ट अटैक होता है, इसमें दर्द नहीं होता। अचानक आपको न्यूज मिल गई, आप प्री का एग्जाम दे के आए, आपका सिलेक्शन हो गया, टॉप करके आइए, मर जाएंगे, है ना। तो गाना है ना, इतनी खुशी मिली कि समाये नहीं, पता नहीं कैसे है, सुनते होंगे आप लोग गाना। तो ये अक्सर यंग जनरेशन में देखी जाती है, ज्यादा खुशी या ज्यादा गम की वजह से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज पे चलते हैं, जिसका नाम है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया का मतलब, हाँ, खुशी में मर जाना चाहे गम में मर जाना, है ना। हाँ, जैसे यूपीएससी में सिलेक्शन, हाँ ठीक है। चलिए, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है हृदय गति का अचानक बढ़ जाना। ठीक है, कंडीशन होती है, अगर आपकी हृदय गति अचानक बढ़ गई तो उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। दूसरा ब्रेडिकार्डिया, है ना, ब्रैंडी मत लिख लेना, ब्रेडी है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हृदय गति का इसी का नाम विवेक जी है, मनुष्य। ठीक है, जो कंट्रोल कर लेगा वो मरेगा कैसे, अनकंट्रोल की कंडीशन में होती है। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हृदय गति का अचानक घट जाना, उसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। हो गया। नेक्स्ट डिजीज सिंकोप। सिंकोप, सिंकोप का मतलब होता है अचानक एवं अस्थायी रूप से बेहोश हो जाना। अचानक एवं अस्थायी रूप से बेहोश हो जाना। हार्ट मर्मर, हार्ट मर्मर, हार्ट मर्मर को हम बोलते हैं अनियंत्रित हृदय ध्वनि का उत्पन्न होना। प्रियंका जी, प्रभाव उसके हार्ट बीट पे होता है ना, इसलिए उसको बोलते हैं सिंकोप। ठीक है ना, इस कंडीशन की कंडीशन में क्या होता है, आप सडनली बेहोश हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आपका होश आ जाता है, तो आपका हार्ट बीट जो है ना अचानक बहुत तेज से बढ़ जाएगा। फिर जैसे ही आप थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हो, फिर आपका हार्ट बीट क्या जाता है, नॉर्मल हो जाता है। जैसे आप कभी फील किए होंगे, ठीक है ना, कि जब आप क्लासरूम में गर्मी के समय में आप देखिए डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, कि क्लासरूम में बैठे बैठा कोई लड़का धड़ाम से बेहोश होकर गिर जाता है, ठीक, फिर थोड़ी देर के बाद वो होश में जाता है। तो
अचानक कभी कभी क्या होती है ना, हार्ट बीट तेजी से बढ़ जाती है और फिर जैसे ही आप अनकॉन्शियस अवस्था में जाते हो फिर नॉर्मल पोजीशन में आप चले आते हो, उस कंडीशन को भी हम सिंकोप कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका है हार्ट मर्मर। हार्ट मर्मर अनियंत्रित हृदय ध्वनि का उत्पन्न होना, और विशेष तौर से जो हार्ट मर्मर होती है ना वो मिट्रल वाल्व में होती है। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व में ज्यादा होती है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व में आपका कम होता है। ठीक है, बाकी आपका हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन मैंने बता दिया। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वो भी एक प्रकार की डिजीज है। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन इसको बोलते हैं। तो इतनी चीजें आपके थी कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। तो दूसरा चैप्टर जो हम लोगों का है ब्लड, और ब्लड से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर क्या हुई आपकी, फिनिश हुई। अब हम लोग कल की डेट में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं छोटा छोटा चैप्टर, बड़े चैप्टर नहीं, उत्सर्जन। उत्सर्जन पर इसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि हृदय गति का अचानक घट जाना। और टैकीकार्डिया का मतलब होता है हृदय गति का अचानक बढ़ जाना। हार्ट मर्मर का मतलब होता है अनियंत्रित हृदय ध्वनि का उत्पन्न हो जाना। टैकीकार्डिया का मतलब होता है हृदय गति का अचानक बढ़ जाना, हार्ट रेट का अचानक बढ़ जाना। नहीं, हार्ट मर्मर जनरली आपके बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व में होता है। मैंने भेज दिया है अमन कुमार जी पीडीएफ, ठीक है, इंस्टीट्यूट को मैंने भेज दिया है, हेड ऑफिस को, वो भेज देंगे आपको। एंजाइना पेक्टोरिस, नेहा जी सीने में दर्द। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, लोकलाइज्ड पेन होता है, आपके हार्ट में एक पॉइंट पे दर्द होता है मसल्स के सिकुड़ने की वजह से। हाँ विवेक जी, कुछ हद तक सही है। आपकी जीवन शैली आपके सोच पे डिपेंड करती है, जैसा आप सोचेंगे वैसा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सोचते हैं कि हम आईएएस बन जाए तो आप उसी के अनुसार तैयारी करते हैं, तो इसमें आ जाएगा, बोल देगा। ब्रेडिकार्डिया, हृदय गति का अचानक घट जाना। सिंकोप मींस अचानक एवं अस्थायी तौर पे बेहोश हो जाना, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद होश में आता है। बीपी, जब ब्लड प्रेशर लो जाता है उसी को बोलते हैं बीपी कम होना। अब कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक महीने तो क्लास चलेगी, आपको लगभग 82 आवर्स में आपका साइंस टेक कंप्लीट हो जाएगा। वाल्व की पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ब्रेडिकार्डिया में अचानक आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, जबकि थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि थ्रोम्बोसिस में धमनियों में रक्त का थक्का बन जाता है। कैल्शियम का, ऋतु जी, कैल्शियम के अधिक सेवन से ना ये जो कैल्शियम है वो आपके वाल्व पर जमा होने लगती है, जिसके कारण वाल्व जो होती है कड़ी हो जाती है। हार्ट साउंड दो प्रकार का होता है। पहली साउंड क्रिएट होती है मोहम्मद फैजल जी, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होती है, और दूसरी हार्ट बीट जनरेट होती है जब सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होती है। अब ऑफलाइन क्लास कब से होगी, अब उमा मेरा जी आप कहाँ से हैं, दिल्ली से या कहाँ से, हमको नहीं पता है।
हिपेरिन जो होता है आपके शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। अब उमा जी ऑफलाइन क्लास कब से होगी? हरियाणा में तो ऑफलाइन शुरू हो गया है। दिल्ली में उम्मीद है कि 31 अक्टूबर के बाद से शुरू हो जाएगी। अब तो स्टेट वाइज पे डिपेंड करेगा ना। दीपाली जी मेरी गलती नहीं, मैंने नोट्स भेज दिया है। अब मैं एक एक स्टूडेंट्स को तो नहीं भेजूंगा ना नोट्स। हाँ बिल्कुल ज्योति जी। नहीं विवेक जी, मरे हुए व्यक्ति को कैसे हम जिंदा कर सकते हैं? लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक केस ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में मरे हुए व्यक्ति के भी हार्ट को एक्टिवेट किया गया था, लेकिन कुछ ही देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। अब देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं नोट्स मिल गया है। अभी तो बताया सुरेंद्र जी, थ्रोम्बोसिस मीन्स आपका होता है कि धमनियों में रक्त का थक्का बन जाना। और ब्रेडिकार्डिया क्या है? अचानक हार्ट बीट का घट जाना, जो कि थ्रोम्बोसिस के कारण हो सकता है। अगेन टाइम नहीं लगता है, नहीं नहीं टाइम उतना ही है, बैटरी सब में होती है। थोड़ा सा जो डायरेक्ट ट्रांसप्लांट होता है अभी वो उतना इफेक्टिव साबित नहीं हो पाया। हाँ, खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी बढ़ती है, जो सीधा आपके हार्ट पे और ब्रेन पे प्रभाव डालती है, इसलिए कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। हार्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है सचिन जी, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और कभी कभी संक्रमण से क्या होता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। मिल जाएगा जॉर्ज जी। अब गैलेक्सी जी देखिए ऑफलाइन कब शुरू होती है। हार्ट साउंड कितना होता है? हार्ट साउंड कितना होता है मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं फैजल जी, सबका ब्रेन एक तरीके से होता है, ठीक है ना? सबका ब्रेन एक तरीके से होता है। बस इस ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो सबकी अलग अलग तरीके से, जैसा जैसा एक्टिविटी, एक्चुअली जो ब्रेन में एक्टिविटी का पार्ट होता है ना वो सेरिब्रम होता है, ठीक है ना? अब कोई व्यक्ति अपने सेरिब्रम को कैसे यूज करता है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। बाकी ब्रेन की साइड, ब्रेन की जो वर्किंग होती है सबकी एक जैसी होती है। एसिडिक चीजें खाने से क्या होता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बनने लगती है, और कोलेस्ट्रॉल जो जब बनने लगती है तो रक्त का प्रवाह प्रभावित होता है। राजू राजा जी, हार्ट का जो साउंड कंपैरिजन नहीं हम करते हैं किसी से। जनरली जो हार्ट की साउंड होती है बहुत ज्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा होती है। ब्रेन को संतुलन में कैसे रखें? योगा करो, योग करो, योगा करो, संतुलन में रहे। ये सब चीजें खुद डिपेंडेंट होती है कि कैसे हम अपने ब्रेन को सही रखें, तुम्हारे ऊपर डिपेंड।
ब्लड कैंसर में राजा जी WBC की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है 50,000 के ऊपर। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर या उसको बोलते हैं लीukemia। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिहेवियर में चेंज नहीं होता। बिहेवियर में चेंज होने का मतलब ब्रेन की एक्टिविटीज है, हार्ट की एक्टिविटीज थोड़ी। अब वेस्ट बंगाल के बारे में तो हमको नहीं पता है, मैं वेस्ट बंगाल कभी गया नहीं हूँ, इच्छा बहुत है वेस्ट बंगाल जाने की। अभी ऑफलाइन कहीं नहीं हो रही है नेहा जी, 31 अक्टूबर के बाद ही कहीं शुरू होगा। ओके, थैंक यू सो मच। कल हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं और सिस्टम हम लोग शुरू करेंगे स्क्रीटरी सिस्टम, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। दीपाली जी, बॉडी की इम्यूनिटी उनकी डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग है, इसलिए वो जंक फूड खाने के बाद भी पतले हैं। अब ऑफलाइन क्लास देखिए, दिल्ली में तो मोस्टली रहेगी, दिल्ली भी रहती है, जयपुर भी रहती है, बेंगलोर भी रहती है, जहां लग जाए। तो मोस्टली दिल्ली ही में रहती है, ज्यादा क्लास मेरी दिल्ली में रहती है। चंडीगढ़ में मैंने इन्वायरमेंट पढ़ाया था राजू जी, साइंस टेक कभी चंडीगढ़ में नहीं पढ़ाया। थैंक यू सो मच, हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पे।